आप सभी लोगों का सीपी स्मार्ट क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेखपाल के लिए मॉडल टेस्ट पेपर 2 डिस्कस करेंगे। पहला वाला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एक दिन पहले, तो आप वहां चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अगर नए आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल पर लेखपाल के लिए आपको जीएस का मॉडल टेस्ट पेपर ज़रूर मिलता रहेगा, तो आप उसको ज़रूर फॉलो करें। इसमें जितने भी एमसीक्यू हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको सॉल्व करें और जाके देखें एटलस में कि जो मैंने ज्योग्राफी के प्रश्न बनाए हैं उसके आसपास वहाँ पे और कौन सी चीज़ें हैं, तो वो भी साथ में याद करें। इस तरह आपका धीरे धीरे जीएस बढ़ता रहेगा। जीएस पढ़ने का एक ही तरीका है कि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहें। एक दिन में तैयार नहीं होता है, इसलिए आपको अभी से तैयार रहना पड़ेगा। पेपर की डेट आ जाती है तो फिर तब बस रिवीजन ही हो पाता है, कुछ नहीं होता। यूपी में यही होता है कि पेपर पहले इतना दिन तक फॉर्म भी नहीं आते और जब पेपर होता है तो एक महीने के अंदर ही हो जाता है। तो इसीलिए आप पहले से तैयार रहें और सारे जीएस के पेपर करते रहें। तो पहला प्रश्न है आज का, रानी के अभिलेख के रूप में किसको जाना जाता है? तो ऑप्शन ए इलाहाबाद का अभिलेख, ऑप्शन बी उज्जैन का अभिलेख, ऑप्शन सी पिपरावा अभिलेख, ऑप्शन डी कौशाम्बी का लेख। ये मौर्य काल से संबंधित अभिलेख हैं सारे, और ये कौशाम्बी का लेख है, इसको रानी के अभिलेख के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कौशाम्बी का लेख रानी के अभिलेख के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक का नाम दिया गया है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए मास्की अभिलेख, ऑप्शन बी गांधार लेख, ऑप्शन सी सेरेकुना लेख, ऑप्शन डी कौशाम्बी लेख। तो अशोक का नाम 4 अभिलेखों में मिलता है, मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उड़ेगुलम। तो यहाँ पे मास्की का नाम दिया है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मास्की अभिलेख। इन 4 अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है, अशोक नाम से ही। तो ये आपको याद कर लेने, एक बार फिर से बता देती हूँ, मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उड़ेगुलम, ये 4 अभिलेख हैं। अगला प्रश्न है, मंदसौर में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा था। इतना डिटेल में कोई पूछता नहीं है, वो भी इतना जीएस डिपेंड्स एग्जाम नहीं था, फिर भी उसमें पूछा था, तो आगे भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसको रखा है। तो इसका ऑप्शन ए है शाहजादा हुमायूं या फिरोज शाह, ऑप्शन बी कदम सिंह, ऑप्शन सी देवी सिंह, ऑप्शन डी शेख रमजान। तो मंदसौर में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व है वो शहजादा हुमायूं या फिरोज शाह के द्वारा किया गया था। दोनों नाम इसी एक ही बंदे के हैं, शहजादा हुमायूं या फिरोज शाह, दोनों में से कोई भी नाम हो तो एक को आप चुन सकते हैं। तो मंदसौर में शहजादा हुमायूं और फिरोज शाह द्वारा 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न है, नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। सामाजिक सुधार क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण डेट होती है तो आपको बहुत एग्जैक्ट वो याद होनी चाहिए अच्छे से। तो इसका पहला ऑप्शन है 1870, ऑप्शन बी 1871, ऑप्शन सी 1872, ऑप्शन डी 1873। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी 1872। नेटिव मैरिज एक्ट है वो 1872 में पारित हुआ था, बीएम मालावारी के अथक प्रयासों से। उन्होंने इस एक्ट को पारित करवाने के लिए बहुत प्रयास किए थे बीएम मालावारी। 1872 में ये पारित हो गया फाइनली। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का गठन किस सन में किया गया था? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1926, ऑप्शन सी 1927 और ऑप्शन डी 1928। तो अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का गठन है वो 1927 में हुआ था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी अखिल भारतीय महिला कांग्रेस 1927। अगला प्रश्न, पूना सार्वजनिक सभा का गठन हुआ था, यानी पूना सार्वजनिक सभा है उसका गठन कब हुआ था वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन ए 1866, ऑप्शन बी 1867, ऑप्शन सी 1868, ऑप्शन डी 1869। तो पूना सार्वजनिक सभा का गठन है वो 1867 में हुआ था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये देखिए 1867, महादेव गोविंद रानाडे ने बम्बई में इसकी स्थापना की थी 1867 में। अगला प्रश्न है, 1905 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सॉरी, ऑप्शन ए दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी गांधी जी और ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो 1905 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। 1906 में दादाभाई नौरोजी करते हैं, गांधी जी ने 1924 में की थी और बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस की कभी भी अध्यक्षता नहीं की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, और ये अधिवेशन बनारस में हुआ था 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इसकी
अध्यक्षता की गई। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन को विधिवत रूप से लागू किया गया था, यानी बंगाल विभाजन है वो विधिवत रूप से कब लागू हुआ था? इसकी एग्जैक्ट डेट याद करना बहुत ज़रूरी है, विभिन्न एग्जाम में पूछी जाती है। तो ऑप्शन ए 15 अक्टूबर 1905, ऑप्शन बी 16 अक्टूबर 1905, ऑप्शन सी 16 अक्टूबर 1906, ऑप्शन डी 15 अक्टूबर 1906। तो बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हो गया था 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हो गया। अगला प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी जयचंद और मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन डी जयचंद और मोहम्मद गौरी। तो तराइन का द्वितीय युद्ध है ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जी की हार हो गई थी। पहले युद्ध में जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, उसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और मोहम्मद गौरी हार गया था। और द्वितीय युद्ध होता है 1192 में तराइन का, तो उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है और यहाँ से भारत का इतिहास ही बदल जाता है। अगला प्रश्न है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दिया गया है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, 12 अनुसूचियां हैं संविधान में, आपको एक एक याद होनी चाहिए उंगलियों पे। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है वो अनुसूची 4 में किया गया है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, अनुसूची 4। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो जो समवर्ती सूची है उसकी अवधारणा किस देश से ग्रहण की गई है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी जापान। तो समवर्ती सूची की अवधारणा ये ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की गई है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। समवर्ती सूची में विषयों का जो विभाजन किया गया है केंद्र, राज्य और समवर्ती, तो जो समवर्ती वाला प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है, यानी राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियां हैं वो संविधान के किस अनुच्छेद में उनका उल्लेख किया गया है वो पूछा गया है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 70, ऑप्शन बी 71, ऑप्शन सी 72, ऑप्शन डी 73। तो संविधान के आर्टिकल 72 में यानी अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? देखिए राज्यपाल और राष्ट्रपति तब भी पढ़ें, कोई भी उनका प्रावधान हो दोनों को एक साथ पढ़ें, एकदम क्लियर हो जाता है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता। दोनों चैप्टर कभी भी पढ़ें, साथ में पढ़ें। तो राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए आपका 160, ऑप्शन बी 161, ऑप्शन सी 162, ऑप्शन डी 163। तो राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां हैं वो 161 में है और राष्ट्रपति की 72 में थी। तो यहाँ आप ऐसे याद रख सकते हैं, देखो यहाँ इसमें एक में एक जोड़ो 2 हो जाएगा, 6 में एक जोड़ो 7 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो ऐसे आप को रिलेट करके याद कर सकते हैं मैथ वाली चीज़ें लगा के। अगला प्रश्न है, मुनरो द्वीप किस प्रांत से संबंधित है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, करंट का प्रश्न है, बहुत जरूरी है याद रखना। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी लक्षद्वीप और ऑप्शन डी अंडमान निकोबार। तो मुनरो द्वीप है ये केरल प्रांत में अवस्थित है। ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि यहाँ से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी का भराव है वो ज़मीनी क्षेत्र में ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ से निकल के लोग दूसरी जगह जा रहे हैं, तो उनको जलवायु परिवर्तन के शरणार्थी के रूप में इंगित किया जा रहा है। तो ये बहुत चर्चा का विषय है, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये द्वीप और ये केरल में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, काली नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? यानी काली नदी है नेपाल में इसका उद्गम होता है और उत्तराखंड और नेपाल के बीच सीमा बनाती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो यहाँ पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में जब यह नदी प्रवेश करती है तो किस जिले से करती है, यानी पहली बार यूपी में एंट्री लेती है तो किस जिले से लेती है? तो ऑप्शन बी पीलीभीत, ऑप्शन ए पीलीभीत, ऑप्शन बी रामपुर, ऑप्शन सी श्रावस्ती और ऑप्शन डी महाराजगंज। तो काली नदी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले से प्रवेश करती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा भारत के उत्तर में स्थित है। ये देखो, भारत में कई गंगाएं हैं, तो इसमें पूछा है कि भारत के सबसे उत्तर में कौन सी गंगा पड़ेगी। उत्तर से सब जो नॉर्दर्न मोस्ट है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए कृष्ण गंगा, ऑप्शन बी राम गंगा, ऑप्शन सी गंगा और ऑप्शन डी वैन गंगा। तो देखो, ये क्रम सही एकदम दिया है। उत्तर से दक्षिण की तरफ ही कृष्ण गंगा है जम्मू कश्मीर में, राम गंगा आपकी उत्तराखंड में पड़ती है, गंगा आपकी यूपी उत्तराखंड से बहती हुई बिहार की तरफ जाएगी और वैन गंगा महाराष्ट्र में पड़ेगी। तो यही इनका क्रम है। कृष्ण गंगा जम्मू कश्मीर में है तो सबसे उत्तर में स्थित हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एटलस में जाके आप ज़रूर देखना। अगला प्रश्न है, लेह सिंधु नदी के कौन से तट पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है पहले। तो लेह सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए बाएं तट पर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपके दाएं तट पर। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो लेह है वो सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो ये इसका आंसर है, सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है लेह। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, उकाई परियोजना किस नदी पर है। उकाई परियोजना है, ये भी आप एटलस में जाके जरूर देखना। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी कृष्णा और ऑप्शन डी कावेरी। तो उकाई परियोजना है ये ताप्ती नदी पर स्थित है, गुजरात और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर। ये देखिए, गुजरात और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है ये ताप्ती नदी पर। खोदरीवा तांबा उत्खनन क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट साइट है ये तांबा की। तो खोदरीवा तांबा उत्खनन क्षेत्र है वो किस प्रांत में है वो बताना है। तो ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो खोदरीवा तांबा उत्खनन क्षेत्र है वो राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नागजीरा टाइगर रिजर्व किस प्रांत में स्थित है। नागजीरा, तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो नागजीरा टाइगर रिजर्व है ये महाराष्ट्र में है। आपको एटलस में जाके देखना है महाराष्ट्र में और कौन कौन से टाइगर रिजर्व है। इस तरह आपको महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व आज ही याद हो जाएंगे सारे। तो नागजीरा आपका महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल का पौधा है। ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी रतनजोत, ऑप्शन सी रोसा घास, ऑप्शन डी जावा घास। तो राइट इसका आंसर है ऑप्शन बी रतनजोत, जिसको जेट्रोफा बोलते हैं। देखो, हिंदी में करके फंसा देता है कभी कभी। तो जेट्रोफा को ही रतनजोत बोलते हैं। जेट्रोफा बायोडीजल का पौधा है, इसके बीज से बायोडीजल बनता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ पर लगाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो देश का पहला बायोडीजल संयंत्र आंध्र प्रदेश में लगाया गया था। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, विश्व एड्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए अप्रैल, ऑप्शन बी 1 अक्टूबर, ऑप्शन सी 1 नवंबर, ऑप्शन डी 1 दिसंबर। तो विश्व एड्स दिवस है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस आपको कमेंट बॉक्स में इसकी थीम बतानी है कि इस बार इसकी थीम क्या थी। तो विश्व एड्स दिवस है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बीटी बैगन है तो बीटी बैगन क्या है वो बताना है। तो ऑप्शन ए बैगन की एक नई किस्म, ऑप्शन बी आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन, ऑप्शन सी बैगन की एक जंगली किस्म, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो बीटी बैगन आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन है, यानी आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन है बीटी बैगन। तो आज के मॉडल टेस्ट पेपर में इतना ही। अगले मॉडल टेस्ट पेपर में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।